सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल जायज़ है कि सियासत आसान रहा नहीं है जी। ऐसा मैंने जिंदगी को करीब से देखा है, कहीं खुशनसीबी तो बदनसीब को देखा है। देखी है मैंने गैरों की दोस्ती और अपनों के भेष में रकीब को देखा है। जिस तरह से सियासी लोगों द्वारा एक बात कही जाती है कि सियासत बहुत गंदा खेल है और राज्य का दूसरा पर्यायवाची राष्ट्र है, जी। तो ये राष्ट्र नीति है। तो राष्ट्र की नीति को निर्धारित करने का कार्य गंदा कैसे हो सकता है? मुझे एक शेर याद आ रहा है जी कि ये तो वक्त बताएगा कि जुनून कितना है, 9 के खंजर पूछेगी कि खून कितना है, और 9 जी 9 2 11। तो हो सकता है कि जो अब तक शिथिल पड़ी ऊर्जा थी समाज की जी, वो 29 तारीख के बाद 9 2 11 हो जाए। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं LKB हिंदुस्तान। कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था रिटायर्ड IAS आदर्श कुमार जी का। IAS रहे आदर्श कुमार जी एक बेहतर कवि और प्रशासनिक सेवाओं में अपने जीवन के 22 साल दे चुके हैं और अब राजनीतिक राह पर IAS आदर्श कुमार जी हैं। देश के लिए उन्होंने दी है। आदर्श कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर सियासत का जो ये पड़ाव इन्होंने अपने जीवन में लिया है, क्योंकि 22 साल की लंबी प्रशासनिक सेवाओं के बाद अब एक राजनेता के रूप में इनको देखा जा रहा है। तो तमाम इनके जीवन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह का इनका प्रशासनिक अनुभव रहा, एक बेहतर कवि के रूप में भी इनकी पहचान है और एक अच्छे लेखक के रूप में भी है। वो तमाम चीजें इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, एक प्रशासनिक सेवाएं 22 साल, उस दौरान लेखन कार्य भी आपने किया, कविताएं भी आपकी पब्लिक डोमेन में आई हैं। इसके अलावा अब सियासी पिच पर भी आप खेलने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो इसी बात से शुरुआत करेंगे कि आखिर ये संघर्ष भरा जो आपका सफर रहा है, इसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाले, क्योंकि दर्शकों की बड़ी इच्छाएं हैं। जो पूर्व में हमने आपका इंटरव्यू किया उसको बड़ा प्यार दर्शकों का मिला और लोगों ने सराहा कि एक वेल क्वालिफाइड रिटायर्ड IAS अगर सियासत में आएंगे तो कहीं ना कहीं देश की सियासत बदलेगी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और अपने दर्शकों का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और काबिल गौर समझा। जहां तक आपने कहा संघर्ष भरा जीवन, तो ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी जी क्योंकि जीवन जीवन है और जीवन में संघर्ष और हर्ष जी दोनों साथ साथ चलते हैं। जी वो अलग विषय है कि कुछ लोगों का संघर्ष विद्यार्थी जीवन में होता है, कुछ का उसके बाद गृहस्थ जीवन में होता है, कुछ का उसके बाद का जीवन का संघर्ष होता है। परंतु अगर मुझसे पूछा जाए तो इट्स बीन ए वेरी हेल्दी एंड होलसम लाइफ। संघर्ष रहा है सदैव खुद को बेहतर करने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, और संघर्ष रहा है सही राह पे चलने का। विद्यार्थी जीवन में एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था जी, गम नहीं अगरचे जमाना खिलाफ है, रहा वो चलो जो नेक और साफ है। जी तो बस वो ख्याल सदैव रहा सेल्फ इंप्रूवमेंट का, सही राह पे चलने का, और उसके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। जब आप किसी सही राह पे चलते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, विदाउट चैलेंज वो कोई राह नहीं होती। तो लाइफ हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी, आई मस्ट से। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, ऐसे परिवार में जन्म मेरे को मिला, ऐसे माता पिता मिले, देवता तुल्य महान पिता का पुत्र होने का मुझे सौभाग्य मिला है जी। और उनकी कृपा से शिक्षा अच्छी हुई। उसके बाद फिर शिक्षा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने अपनी उच्चतर शिक्षा की, फिर सिविल सर्विसेज दिया और फिर भारत सरकार में सेवा करने का अवसर मिला जी। तो औरों के चैलेंजेस की तुलना में अगर करूं तो मेरा जीवन थोड़ा शायद कम संघर्ष भरा रहा है। हाँ, वो संघर्ष व्यक्तिगत रहा कि जैसे मैंने पहले कहा जी जी कि कुछ सीखने का, कुछ नया हुनर तलाशने का, अपनी नियति को खोजने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको एक बेहतर कवि के रूप में भी जाना जाता है, एक बेहतर लेखक के रूप में भी आपको जाना जाता है। आपकी कविताएं पब्लिक डोमेन में आती हैं और बड़ी उनको सराहना भी लोगों द्वारा मिलती है जी। तो कुछ कविताएं जो हमारे दर्शक भी, उसके बाद हम आपके पॉलिटिकल, क्योंकि शुरुआत में एक IAS ऑफिसर, उस पर हमने चर्चा की
एक लंबा स्ट्रगल ही होता है जब एक देश के हजार चुनिंदा लोगों में चयन होता है। जी जी तो वो एक संघर्ष का मेरा जो पर्याय था वो यही था कि आपने जी जी। देश के 1000 नौजवानों में अपने आप को स्थापित किया है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, थोड़ा भाग्यशाली रहा मैं, परंतु ये मेहनत तो है, जी जी बिना पुरुषार्थ के तो संभव नहीं है। बड़ा कठिन परीक्षा होती है, जी जी। और मैं आज से 30 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ, परंतु कोई बात नहीं। आई अप्रिशिएट कि आप जो कह रहे हैं। 22 साल की सेवाई और उसी दौरान कविताएं भी हमारे दर्शकों को कुछ जो आपकी सबसे टॉप कविताएं है वो हमारे दर्शकों को। देखिए, कवि की कविता उसका बच्चा होती है। जी तो जैसे पिता माता पिता को अपने हर बच्चा, सब बच्चों से प्यार होता है, तो मुझे तकरीबन अपनी सारी रचनाओं से प्रेम है, स्नेह है। जी वो अलग बात है कि उसमें दर्शकों को कुछ और पसंद आएगा, किसी जी और को कुछ और पसंद आएगा। जी तो मुझे एक अपनी कविता याद आ रही है, थोड़ी लंबी है, जी। तो अगर आपकी इजाजत हो मैं उसको बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करके आपको सुनाऊंगा। और ये कविता मैंने आज से तकरीबन 2 दशक पहले लिखी थी। 20 साल पहले। 20 साल पहले की कविता है। और ये कविता मैंने जीवन के दृष्टिकोण के बारे में लिखी थी। जी शायद इस कविता को सुनने के बाद आपको मेरे नजरिए से वाकफियत हो जाएगी कि मैं जिंदगी को किस चश्मे से देखता हूं। जी मैंने जिंदगी को करीब से देखा है, कहीं खुशनसीबी तो बदनसीब को देखा है। देखी है मैंने गैरों की दोस्ती और अपनों के भेस में रकीब को देखा है। सुनी है मैंने बचपन की किलकारी, कहीं सुनी गोद तो कहीं पांव भारी। कहीं माँ बाप और बच्चे एक दूजे पे न्यौछावर, कहीं देते माँ बाप बच्चों की बलि देखा है। देखा है मैंने जवानी का अल्लड़पन, कहीं हुस्न के जलवे तो कहीं इश्क का बागपन। देखा है उन्हें नामुमकिन को मुमकिन करते, लिख गए जो अपने खून से तारीख देखा है। जी मगर देखी है मैंने कुछ लाचार जवानियां, न कहते बने न सुनते बने कुछ ऐसी कहानियां। हो गए वो बेवजह रुखसत, वो आए थे बस यूं ही देखा है। मैंने जोड़ों को घर बनाते देखा है, दो प्रेमियों को आशियां सजाते देखा है। और देखा है उन्हीं को घरोंदे को तोड़ते हुए बानसीब हो गए बेनसीब देखा है। जी मैंने भाई बहन का प्यार देखा है, मैंने माँ बाप का दुलार देखा है। देखे कुछ ऐसे रिश्ते जो टूटते ही नहीं मगर चोट खाते हर बार देखा है। मैंने हम सफर की हमदर्दी देखी है, मैंने सिपह सालारों की नामर्दी देखी है। देखी है मैंने हार के चेहरे पे भी रंगत और जीत के चेहरे की जर्दी देखी। मैंने खुश्क आंखों में नमी देखी है, उमड़ते आंसुओं में खुशी देखी है। देखी है मैंने मुस्कुराहट में नाराजगी और कहीं नाराजगी में छुपी हंसी देखी है। मैंने बहुत दुनियादारी देखी है, एक गुल पे कुर्बान सारी क्यारी देखी है। देखा है मैंने अमीरी का हल्कापन और मैंने कहीं गरीबी में खुददारी देखी है। मैंने रहनुमाओं की लापरवाही देखी है, मैंने हुक्मरानों की बेहयाई देखी है। देखा है मैंने सच को लाचार और खामोश बैठे और मैंने झूठ की पुरजोर गवाही देखी है। मैंने मक्कारों की वाहवाही देखी है, मैंने मुस्कुराकर करी हुई तबाही देखी है। देखा है मैंने खतावार को मुंसिफ बनते और मैंने सजा पाते बेगुनाही देखी है। मैंने क्या क्या नहीं देखा, मैंने सब कुछ यहीं देखा। देखा मैंने उन्हें आसमान सर पे उठाते हुए जिनके पैरों तले थी नहीं जमीन देखा है। और साहब आखिरी शेर है। जी मैंने बड़े साजो सामान देखे हैं, कभी टूटते कभी पूरे होते अरमान देखे हैं। बहुत शानदार। कहने को तो ये दुनिया एक है मगर मैंने हर मर्तबा इसमें 2 जहान देखे हैं। बहुत शानदार। थैंक यू। आपने रहनुमाओं की लापरवाही देखी है, अब आपने रहनुमाई का भी बीड़ा उठाया है, यानी सियासी रहनुमाई। क्या इसी लाइन का हाँ, इसी लाइन से संकेत मिलते हैं कि कुंवर आदर्श कुमार जी प्रशासनिक सेवाओं के बाद सियासत में आए? हाँ शायद, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, आपने नब्ज टटोल ली और नब्ज को पकड़ लिया, जी तो कहीं ना कहीं ये संवेदनहीनता जो सिस्टम की दिखती है, मैं किसी व्यक्ति या किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ,
एक जनरल परसेप्शन जो है वो ये देखा है कि व्यक्तिगत तरक्की के लिए तो सब सब दौड़ते हैं और जी। दौड़ना भी चाहिए, परंतु जैसे मैंने पिछली बार आपसे चर्चा की थी तब कहा था कि अपने के अलावा जो देख सकता है, जी। जिसका नजरिया अपने के अलावा, जिसकी जिंदगी के अंदर उसका दिल इतना बड़ा है कि वो खुद के अलावा दूसरों के बारे में सोच सकता है, तो अगर इतना बड़ा नजरिया नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है, जी। तो वो रहनुमाई कैसे कर सकता है? ये तो छोटी सी बात है। एक जॉइंट परिवार का मुखिया वही होता है जो अपने आप को अलग हटके परिवार के बारे में सोचता है। जी। तो जो सिस्टम की कमियां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, हालांकि सिस्टम बहुत अच्छा है, जी। परंतु कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश रहती है और कोशिश सदैव करनी चाहिए। तो सिस्टमेटिक फ्लॉज के चलते, इंडिफरेंस के चलते, ये कहीं ना कहीं मन को उसालती है बात कि समाज की, देश की चिंता भी करना तो मुझे लगता है हर मनुष्य का फर्ज है, और शायद वही संवेदना ही इस और मुझे धकेल रही। समाज और देश की चिंता की आप बात कर रहे हैं कुंवर साहब, लेकिन जिस तरह से सियासी लोगों द्वारा एक बात कही जाती है कि सियासत बहुत गंदा खेल है, इसमें जब कोई एंट्री करता है तो सियासी लोगों के हम भी इंटरव्यू करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो कहते हैं कि बड़ा टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो जब जो वर्तमान समय में सियासत कर रहे हैं वो ही अनकंफर्टेबल है, तो कुंवर साहब कैसे उस लकीर को आगे खींच पाएंगे, सियासी लकीर? देखिए साहब, इस बात को आप दो तरीके से देख सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल जायज है कि सियासत आसान रहा नहीं है। जी। ऐसा समझिए कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर कर जाना है। तो किसने कहा कि सर पे दस्तार अगर सजेगी तो कांटों का ताज तो है, जी। परंतु ये सबसे बुरा काम है और गंदा काम है, मेरी इससे कभी इत्तफाकी नहीं रही। ना इत्तफाकी है मेरी इस जहनियत से, इस सोच से, इस विचारधारा से कि जो समाज का नेतृत्व करने का जो पीड़ा है, जो समाज को दिशा और उसकी दशा बदलने के लिए जो काम करने की जिम्मेदारी है, वो खराब कैसे हो सकता है? जी। ये तो ऐसे समझिए शरीर ठीक है लेकिन आपका माइंड ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो दे आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। जी। वो समाज की नीतियां निर्धारित करते हैं, समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, समाज की संस्कृति के बारे में सोचते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ये राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं, ये राज्य नीति है। जी। और राज्य का दूसरा पर्यायवाची राष्ट्र है, जी। तो ये राष्ट्र नीति है। तो राष्ट्र की नीति को निर्धारण करने का कार्य गंदा कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा पुनीत और पावन कार्य है। और मैं तो कहता हूं हर वो व्यक्ति, हर वो जनप्रतिनिधि सौभाग्यशाली माने अपने आप को जिसको इसको सेवा करने का अवसर मिला। 140 करोड़ के देश में कितने लोग हैं जिनके पास ये सौभाग्य मिलता है? जी। परंतु ये दुर्भाग्य मेरा, आपका, सबका है कि हमने इतने पावन और पुनीत कार्य को घटिया काम बता दिया है। तो दो ही वजह हो सकती है कि या तो लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग इसमें आए ना, या जो लोग अच्छाई का लुबादा होके ओढ़कर इस काम को कर रहे हैं वो शायद वास्तव में अच्छे ना हो। तीसरा तो कोई तर्क संगत इसका उत्तर मुझे दिखता नहीं। यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नजरिया गलत है, राष्ट्र की नीति का निर्माण करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे जी। कि राष्ट्र की नीति का निर्धारण गलत करने का दायित्व गलत कैसे हो सकता है? हाँ, जटिल हो सकता है, विषमताओं से भरा हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, परिवार के अंदर भी ऐसा होता है। जी। जी। कि हेड ऑफ द फैमिली कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे लोग नाराज हो जाएं। मान लीजिए वो कहेगा सर मैं कॉस्ट कटिंग करता हूँ, जी। परिवार का बजट इम्बैलेंस हो रहा है, तो कितने लोग परिवार में खुश होंगे कि नहीं साहब हम तैयार हैं? बहुत कम। तो वो स्थिति समाज की है। समाज क्या है? एक एक्सटेंडेड फैमिली। जी। राष्ट्र क्या है? एक बड़ा परिवार। तो इसलिए नजरिया बदलने की जरूरत जनता को भी है, और नजरिया बदलने की जरूरत जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग उनको भी होनी चाहिए। क्योंकि साहब देखिएगा, द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। जो आज साहिब मसनद है वो कल चले जाएंगे, नई पौध आएगी, नई कोपले फूटेंगी, नए लोग आएंगे। तो हमें उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिन लोगों ने अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे विज्ञान का हो, जी। चाहे वो धर्म का हो।
और ये आज बड़ी विसंगति है कि हम लोगों ने धर्म को बहुत संकुचित उसमें खांचे में खड़ा कर दिया है। धर्म पूजा पद्धति नहीं है, धर्म आपका पूरा का पूरा जो जीवन का जो ग्रिड है जी वो धर्म डिसाइड करता है। धार्यति इति धर्म है, जो जी। धारण करने योग्य बात, जिसको आप धारण कर सकते हैं, जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और करना चाहिए, वो धर्म है। जी ये पूजा पद्धति और एक तरह का पहनावा और ये कर्म कांड, ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है धर्म का। तो मेरा तो सदैव से मानना रहा है कि अच्छे लोगों का प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा और लीडर्स के द्वारा और हर पार्टी, हर दल के व्यक्ति को अच्छे लोगों को समाज में बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन कुंवर साहब, बड़ी संख्या में राजनेता हैं जो अपने बच्चों को यूपीएससी के सारे आईएएस आईपीएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में भेजना चाहते हैं, लेकिन आप उन प्रशासनिक सेवाओं को छोड़कर सियासत में आए। जी, क्या मानते हैं, क्या क्या बदलाव आपके करना चाहते हैं सियासत में? देखिए ये तो वक्त, एक विजन होता है कुंवर मुझे साहब। एक शेर याद आ रहा है जी कि ये तो वक्त बताएगा कि जुनून कितना है, नौ के खंजर पूछेगी कि खूं कितना है, वो जिन्होंने बनाया है खुद को जर्रा जर्रा, क्या जाने कि बिखरने में सुकून कितना है। तो पढ़ी लिख पे चलना कोई गलत बात नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी कॉलिंग होती है, जी हर व्यक्ति अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, विजन तय करता है। तो शायद विधि ने मेरे लिए यही मार्ग प्रशस्त किया था कि जो सिस्टम है, जो सरकार है, उसकी दुर्बलताओं को, उसकी सबलताओं को, उसकी लिमिटेशंस को, फेलियर्स को, स्ट्रेंथ्स को स्टडी करने के बाद अगर कुछ और करने की चाह मन में है तो क्यों ना करें। आज सुबह ही मैंने कहा, बड़ा अच्छा किसी ने मैसेज भेजा कि सब जिंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और उसका कहना यह था कि साहब जिंदगी है, चाय थोड़ी है जो दूसरी बन जाएगी। जी। तो इससे पहले आपकी चाय ठंडी हो, जो मन करने की इच्छा है कर चलिए। ये तो कारवां चल रहा है, जिंदगी का सफर है, करने की इच्छा है, कहाँ पहुंचेंगे तो वक्त तय करेगा, लेकिन कोशिश ना करें ये तो गैर मुनासिब बात। ये जो सियासत में आने का आपने फैसला लिया, क्या ये पहले से ही प्री प्लान था या कोई ऐसा जीवन में कोई ऐसा घटनाक्रम जिसको देखकर ये लगा कि हम सियासत के रास्ते से बहुत कुछ बदल सकते हैं? देखिए अगर मैं सियासतदान वाला एक जवाब आपको दूं तो शायद हो सकता है ज्यादा मुफीद होगा, परंतु वो सच नहीं होगा। सच तो ये है कि राजनीति ने मुझे सदैव आकर्षित किया है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने स्कूल में शिक्षा के दौरान मैं अपना स्कूल का कैप्टन हुआ करता था, लीडर हुआ करता था, स्पोर्ट्स टीम का लीडर हुआ करता था। तो वो मुझे लगता था वो मेरा स्वाभाविक झुकाव मेरा उस तरफ रहा है, सियासत की तरफ, लीड करने की लीड करने की इच्छा। जी जी। अब योग्यता होना अलग विषय है, तो परंतु चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में रुचि थी, तो मेरे गुरुओं ने इस योग्य मुझे माना। परंतु अब मेरे राजनीतिक गुरु जो हैं वो अगर मुझे इस योग्य मानेंगे कि कोई सेवा का अवसर मिलेगा, तो मंच मिलेगा तो नृत्य करके हम भी दिखाएंगे। कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे चौधरी सत्यपाल सिंह जो बागपत से पड़ोस से ही आपके सांसद रहे हैं, पुलिस मुंबई रहे हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं, असीम अरुण जी प्रशासनिक सेवाएं से आए हैं, पुलिस जी आईपीएस ऑफिसर थे, और अब आपका नाम भी है। तो ये तमाम ऐसे चेहरे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट से ही हैं तीनों, असीम अरुण जी भी पश्चिम वेस्ट यूपी से ही हैं, और आपके सत्यपाल तो आपके बिल्कुल बराबर के ही हैं जी। तो क्या, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने सियासत में एंट्री की, चाहे असीम अरुण जी हो चाहे सत्यपाल सिंह जी, क्या उनको देखकर भी वीआरएस लिया 22 साल की सेवाओं के बाद? नहीं, सत्यता तो यह है कि वीआरएस का निर्णय मेरा पूर्णतः निजी था जी। हाँ, मेरे पिता का आशीर्वाद, उनकी अनुमति मैंने जरूर सबसे पहले ली, और मात्र उन्हीं की अनुमति, उनसे पूछा मैंने। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे लगता है कोई महान व्यक्ति, कोई एक महान विचारक ही दे सकता है। वो नैसर्गिक उनमें प्रतिभा किसान की थी, खेती बाड़ी से जुड़ा उनका कार्य रहा सदैव। तो मैंने कहा पिताजी मेरी इच्छा है कि मैं सरकारी सेवा को अलविदा कह दूं, त्याग पत्र दे दूं। तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि तुमने यूपीएससी क्वालिफाई करके मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब रिजाइन करके अपनी इच्छा को पूरी कर ले, जो आप करना चाहते हैं आप करें। एक बहुत बड़ी बात थी किसी पिता के लिए अनुमति देना, और ये मेरा सौभाग्य रहा
कि उनकी अनुमति और आशीर्वाद से मैंने निर्णय लिया। किसी और व्यक्ति को देखकर मेरे मन में कभी विचार नहीं आया कि मुझे भी ऐसा करना है। जी, ये मेरा इंटरनल और व्यक्तिगत व्यक्तिगत आपका निर्णय जी, था। अच्छा, जब हमने एक इंटरव्यू आपका पहले किया तो उस पर बड़े दर्शकों ने कमेंट किए कि पीडीए की जो रणनीति, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से राजनीति जी जी पारी खेल रहे हैं और गुर्जर समाज से आते हैं जो पीडीए का हिस्सा माना जाता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए में गुर्जरों को अहम भूमिका में रखने का मन बना चुके हैं, ऐसा उनकी बयानों से कई बार साबित भी हुआ है। जी जी चाहे वो गुर्जर चौपाल जब आप उसमें थे, तो कहा गया कि पीडीए के एक मुख्य वक्ता, ऐसे लोगों को अगर पीडीए में जगह मिले, बढ़ाया जाए, तो कुंवर साहब भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों के लिए बदलाव की एक राह खोल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। देखिएगा भाई, मैं जिस समाज से आता हूँ, तो मैंने पहले कहा कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज, और समाज से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी फिर मानवता। जी तो अगर अपने इस दल की अग्रिम पंक्ति में मुझे कोई छोटी सी सहभागिता करने का अवसर मिलेगा, तो ये मेरे लिए गौरव और सौभाग्य दोनों का विषय होगा। जी, परंतु ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान पार्टी का हाईकमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। जी हाँ, मैं उपलब्ध हूँ और तत्परता और समर्पण के साथ में उपलब्ध हूँ कि जो भी भूमिका वो सुनिश्चित करेंगे पीडीए के लिए, जी और पीडीए के बाद सर्व समाज के लिए। इसका अर्थ ये नहीं, लोग कई बार ऐसा अर्थ लगाते हैं कि चूंकि पीडीए है तो समाज के विरोधी। नहीं, बात चूंकि पीडीए तो एक केवल नॉमेनक्लेचर है, बात सारे समाज की होनी चाहिए। तो उसके अंदर अग्रिम भी और पिछड़ा भी, अगड़ा भी और पिछड़ा भी, सभी लोगों को, परंतु सबको उनके अनुपात के, उनकी योग्यता के और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि सर्व समाज को लेकर सियासत करनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी का जो पीडीए है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पीडीए के सारे कुछ ऐसी जातियों को जो शोषित वंचित है उनको बढ़ावा देने का कुछ इस तरह का देखिए, सियासत? बेसिक कॉन्सेप्ट जो गवर्नेंस का वो यही तो है कि आप ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं कि जिसके अंदर हर व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर करने का अवसर प्रदान करें। जी तो जब आप राइट टू इक्वालिटी बात करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सबको एक पैमाने से नापेंगे, नहीं, लेकिन पैमाना ये होगा कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को बेहतर करने का अवसर सरकार मुहैया कराए। सो इट इज इक्वालिटी विद रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जी तो परंतु हमारा चूंकि कोई भी मानव निर्मित कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, यस और स्वतंत्रता के बाद चेंजेस आते रहे हैं, तो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो सतत प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस वो स्कीम ऑफ थिंग्स है कि लोगों को अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के अवसर सरकार अवेलेबल कराए, जी और वही लोग आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे जो सिस्टम को समझते हो। जो स्वयं उस सिस्टम के दास हैं या उसकी गिरफ्त में है, जी वो कोई क्या करेगा। एक आजाद ख्याल व्यक्ति ही आजादी की खूबसूरती को, उसकी गहराई को नाप सकता है, गुलाम नहीं कर सकता। आजादी को क्या आजादी जानेगा? को क्या जाने, वो अलग बात है, उसकी लॉन्गिंग हो सकती है, लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए तो वही व्यक्ति है जिसने पुरजोर उड़ान भरी। जी तो इस पे मुझे, अगर आप अनुमति दो, मुझे एक शेर याद आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ मैंने लिखा था जी जी कि मेरी मोहब्बत को नापाक न समझ, मैं जर्राए आफताब हूं, मुझे खाक न समझ, और ये उड़ान मेरे यकीन मेरे हौसले की है, मेरी हरकतों से मुझे गुस्ताख न समझ। और ये राजनेताओं के लिए खासकर, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि जो तेरे सामने तेरी खता बता दें उन्हें सहेज के रख, जो तेरे सामने तेरी खता बता दें उन्हें सहेज के रख, उन्हें बेअदब बद इखलाक न समझ। और लिबास से हमेशा सही अंदाजा लगता नहीं। जी लिबास से कभी लग जाता है और कभी नहीं लगता। लिबास से हमेशा सही अंदाजा लगता नहीं, भीतर धधकते शोले हैं इन्हें ठंडी राख ना समझ। और ये शायद ये शेर में अगर अपनी और आपकी मुलाकात के लिए अर्ज कर दूं तो शायद बिल्कुल मुनासिब जी होगा सर कि तेरा और मेरा मिलना खुदा की गहरी साजिश है। जी खुदा से माफी मांगता हूँ कि मैं साजिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन शायर लिबर्टी ले लेता है। जी तेरा मेरा मिलना खुदा की गहरी साजिश है, नादा न बन इसे इत्तफाक ना समझ। और मोहब्बत और इबादत दोनों को दरकार संजीदगी की है। जी और इसमें मैं सियासत भी जोड़ना चाहूंगा। मोहब्बत, इबादत और सियासत, इन सबको दरकार संजीदगी की है, दिल से कर इसे मजाक ना समझ। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। थैंक यू।
तो सर अब एक नई तारीख का ऐलान भी हो गया है, जी 29 मार्च। जी। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में 29 मार्च बदलाव की तारीख होगी? हाँ क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश का से एक सियासी संदेश जाएगा 29 मार्च में? हाँ, क्यों नहीं साहब, एक बड़ा आयोजन करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। तो सब लोग पूरे क्षेत्र में पीडीए के सभी कार्यकर्ता, नेता, सहयोगी सभी लोग उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुड़ चुके हैं। और अगर मैं कह दूं कि 29 तारीख 2 और 9, जी 9 2 11, तो हो सकता है कि जो अब तक शिथिल पड़ी ऊर्जा थी समाज की, जी वो 29 तारीख के बाद 9 2 11 हो जाए और नई ऊर्जा, नई सोच और नए सूर्योदय जी। का देखने का अवसर हमको मिले और शायद समाज को इस पुनर्जागरण की और इस अवसर का मुझे लगता है लाभ मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जब पीडीए और गुर्जर मारेली को लेकर चर्चा हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर जो वोटर हैं वो परंपरागत रूप से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। समाजवादी पार्टी के नेता भी बताते हैं कि गुर्जरों को राम शरण दास जी को सम्मान दिया। इसके अलावा राम सकल गुर्जर जी, कई नेताओं के नाम समाजवादी पार्टी की ओर से भी लिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावा करती है कि बंसीलाल गुर्जर हो, सुरेंद्र नागर हो या गुलाम अली खटाना हो, इनको उस सदन में भेजा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अशोक कटारिया जी हों या आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हों, जी शामली जनपद से जो आते हैं, तो इन चेहरों को विधान परिषद में भेजा है। तो ऐसी क्या असहजता भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर समाज को लग रही है कि वो अब सपा की तरफ जाएगा? क्योंकि उनका दावा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राज्यसभा में भेजा है, विधान परिषद में कई 2 सदस्य भेजे हैं। देखिएगा, ये बात तो सत्य है जो आप कह रहे हैं, परंतु गवर्नेंस के या सरकार के 3 अंग हैं। जी एक विधायिका है जी, विच इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, असेंबली असेंबली। बोले, दूसरा एग्जीक्यूटिव है। जी तो लेजिस्लेचर में तो आपने भेजा है, परंतु एग्जीक्यूटिव में उनको हिस्सा नहीं दे रहे आप, मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री में, क्योंकि असली जो नीति का निर्धारण है वो कैबिनेट करती है। जी तो वहां आपने पूरे 24-25 करोड़ के राज्य में केवल एक राज्य मंत्री आपने दिया। तो आबादी के अनुपात में और जितने विधायक जीत कर गए हैं उसके अनुपात में तो कुछ भी नहीं, और वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जी वो भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा केवल लेजिस्लेचर या विधायिका का हिस्सा बनाने के अलावा उसको लोगों ने चुना है, उसके अलावा ना तो आपने कोई मेयर पद आपने उपलब्ध कराया, जहां ओबीसी था वहां भी नहीं दिया, ना कोई आपने जिला पंचायत अध्यक्ष दिया है, ना किसी बोर्ड का चेयरमैन आपने बनाया है। तो ये स्वयं को ये प्रश्न चिन्ह समाज के सामने लग जाता है कि हमें आपकी इतनी तो उपयोगिता चाहिए कि आप हमें वोट करें, हम आपका एमएलए बना के जिता के सदन में पहुंचा दें, परंतु उसके बाद क्या? तो क्या समाज के अंदर योग्यता की कमी है? और अगर कमी है तो आप योग्य व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं देते? अगर आपको लगता है कि वो चुने हुए चेहरे योग्य नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं जी क्या बाकी समाज के लोग चुनकर आ रहे हैं वो ज्यादा योग्य है? ऐसा भी नहीं है। जी तो वही बात की इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता सरकार बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि हर वर्ग को उस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और वो इट इज ए पाथवे जिस पे बाकी लोग चलेंगे फिर। परंतु जब आप केवल उनको एक टिकट दिलाकर सदन तक पहुंचाने के बाद इति सिद्धम, उसके बाद कोई उनका फर्दर एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उनके पास कोई ताकत नहीं है जी, तो केवल एक आपने जिसको कहते हैं कि वार्मिंग द सीट, वही करने के लिए बैठा लिया उनको कि आप गद्दी गर्म कीजिए, बाकी आपकी उपयोगिता कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ा है समाज के अंदर वो इन विषयों को लेकर है कि वो जो मिलना चाहिए था हिस्सेदारी, जो आपने कहा कि मिनिस्ट्री जी। महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने ये बात भी सही है कि जब आपके पास मिनिस्टर नहीं होगा तो सारे डिसीजन तो सरकार ही लेती है, सरकार लेगी। सरकार यानी मंत्री, तो एक मेंबर है, वो तो एक मेंबर है। और अगर ऐसी बात है तो फिर बाकी वर्गों के या बाकी जातियों के लोग क्यों, उनको क्यों नुमाइंदगी मिल रही है? तो
जिस तरह से एक तरह का पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन सामने साफ दिख रहा है। जी जी। तो जिस तरह से आप एक मुख्य भूमिका में आपकी फैमिली आती है, हस्तिनापुर से आप आते हैं, हस्तिनापुर विधानसभा सीट के अंतर्गत मूल रूप से आपका गांव आता है, और हस्तिनापुर को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि हस्तिनापुर को लेकर अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि जो हस्तिनापुर जीतता है वो सरकार बनाता है। कुछ पिछले कई चुनाव से इस तरह का रहा भी है कि हस्तिनापुर से जिस पार्टी का विधायक बना उसी की सरकार बनी है। तो क्या हस्तिनापुर एक लकी सीट मानकर अखिलेश यादव कुंवर फैमिली को कुछ? देखिएगा, आप ये तो कयास लोग लगाते रहते हैं, परंतु ये बात सच है कि हस्तिनापुर में पिछले 2 दशकों में जिस भी दल का नेता चुना, विधायक चुना, जी जी, इसे संयोग कहिए या विधि द्वारा किया हुआ प्रयोग कहिए, मैं नहीं जानता, परंतु समाज के अंदर एक मान्यता है कि हस्तिनापुर का जीता विधायक जिस दल का होता है उस दल की सरकार लखनऊ में बनती है। तो स्वाभाविक है लोगों का झुकाव इस बात की ओर होगा, और फिर हर दल अपनी तरफ से, जिसको कहते हैं पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वो करेगा। तो हस्तिनापुर की इस इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई अवसरों पर कहा है कि हमें हस्तिनापुर जीतना चाहिए। वो सांकेतिक है कि भाई अगर हम हस्तिनापुर जीतते हैं तो हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और कोशिश वही है, और सभी दल उस कोशिश में लगे हुए हैं। और चूंकि यहाँ बाहुल्य थोड़ा सा इस क्षेत्र में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, तो ईश्वर की कृपा से पूर्वजों की सामाजिक और राजनीतिक सोच के चलते जो भी छोटा मोटा सहयोग हम लोग कर पाते हैं समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, हम लोगों ने किया है जी। और उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। और कहा जाता है कि भाई जो हाथ फूल बांटते हैं उनमें खुशबू रहती है। जी जी। तो जब आप कुछ सहयोग करेंगे तो सकारात्मक परिणति आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके सामाजिक जीवन में दोनों में आएगी। आपकी महारैली को लेकर मैं कोई गुर्जर सामाजिक नेताओं के इंटरव्यू कर चुका हूं, तो एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज को नहीं दिया, जो आपने भी बताया कि मिनिस्ट्री नहीं दी, इस तरह की बातें, वो जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, जो वोट प्रतिशत गुर्जर समाज का रहा उसके अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली, ये तो सबकी है। लेकिन एक जानने की इच्छा लोगों की ये भी है कि गुर्जर समाज को समाजवादी पार्टी क्या देगी? क्या कुंवर आदर्श कुमार से, क्या अन्य गुर्जर समाज के नेताओं से कोई ऐसा वादा पार्टी हाईकमान ने किया कि गुर्जरों को ये हिस्सेदारी मिलेगी? देखिएगा, जी, शर्तों पे राजनीति नहीं करेंगे और नहीं करनी चाहिए, परंतु ये बात सच है और सर्वविदित है और इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया वो शायद दूसरे दलों ने नहीं दिया। उसमें खासकर गुर्जर जाति को। और अगर पीडीए की बात करें तो इसका तो वर्चस्व है कि भाई जो लोग सोशल हायरार्की में, जो लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं, जो लोग अपने आप को आउटसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस महसूस करते हैं, तो उन लोगों का ही तो गठजोड़ है ये। जी। तो ये कहना तो बिल्कुल ऑब्वियस है, परंतु किसको क्या मिलेगा ये तो समय तय करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी हाईकमान वो तय करेंगे। मुलाकात कब हुई लास्ट में अखिलेश यादव जी से? अभी गत माह भेंट हुई थी उनसे। किस तरह की चर्चाएं हुई? देखिएगा, उनके पास तो चर्चा करने के लिए देयर इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक अनुभव है, एक बड़ी गौरवशाली विरासत के वो वारिस हैं और यंग और हैपनिंग है, और उनके पास उनके जो टेस्ट्स हैं वो केवल राजनीतिक लिमिटेड नहीं है जी। तो यू कैन टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, यू कैन टॉक अबाउट साइंस, यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यू कैन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। तो बहुत सारे विषय पर उनसे बातचीत होती है। और एक सबसे खूबसूरत बात तो है वो बड़े हंसमुख और उसको खुश मिजाज व्यक्ति हैं। तो वो राजनीति को भी बहुत एज ए चैलेंज कम, बल्कि एज ए पैशन और एज ए पॉजिटिव पैशन ट्रीट करते हैं। और वो चेहरे की खुशी सदैव सबको देखने को मिलती है जी। तो उनके पास तो बात करने के लिए लाखों। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर के इस तरह की बात हुई कोई बात नहीं, उनका फोकस मैंने जैसा कहा कि देखिएगा, राजनेता है वो और सरकार बनाने की कोशिश हर दल करता है, तो हमारा दल भी निश्चित रूप से उसमें अग्रिम पंक्ति में है एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो उनका एफर्ट यही है कि भाई वी नैरोली मिस्ड लास्ट टाइम, तो इस बार हम जो गलतियां पिछली बार हुई हैं, चाहे वो वोटर टर्नआउट की रही हो या
जो सपोर्ट मिला उसको एक्चुअल वोट में ट्रांसलेट करने वाली बात रही हो, तो उन बातों पे वी नीड टू फोकस। और कोशिश यही है कि हम लोग सरकार बनाए। आपकी पार्टी की 2027 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि टिकट वितरण एक बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी के लिए रहा है। पूर्व के चुनाव में भी टिकट वितरण को लेकर नेता बागी हुए, जिसका नुकसान चुनाव में होता है। तो 2027 को लेकर किस तरह की रणनीति आप? देखिएगा साहब, पॉलिटिक्स में कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के सिद्धांत भी लागू होते हैं। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है डिमांड एंड सप्लाई का। जी तो अगर आपने जैसा कहा कि भाई काफी चैलेंजिंग रहता है, चैलेंजिंग का मतलब आपको एक से ज्यादा उम्मीदवार हर सीट पे हैं, जी 2 से ज्यादा हैं, 4 से ज्यादा हैं, 10 से, हर सीट पे डबल डिजिट जी उम्मीदवार हैं, तो 403 विधानसभाओं में आपको निर्णय लेना है। जी जाति, वर्ग, क्षेत्र, योग्यता, परिवेश, विरासत, अनुभव, कितने सारे पैरामीटर्स पे आपको कैंडिडेट्स को फिल्टर आकलन करना करना होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कश्मकश में अगर लीडरशिप है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है एवरी लीडर वुड बी हैप्पी कि भाई मेरा स्टॉक इतना हाई है कि बहुत सारे अच्छे और अनुभवी लोग मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं तो कुछ दल ऐसे भी है जिनका टिकट लोग कहते हैं भाई हमारा टिकट ले जाओ, कोई लेने को तैयार नहीं। तो ये तो एक जागृत समाज की और एक प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल पार्टी की, ये दोनों का सबूत है कि भाई ये निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा। और टिकट वितरण को लेके एक जो बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, नेचुरल जी। सर्व समावेशी जो निर्णय होना चाहिए पार्टीज को लेकर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, वो मुझे लगता है पार्टी करेगी। तो आपने कहा कि एक से अधिक दावेदार कई सीटों पर हैं, तो क्या कुंवर आदर्श कुमार जी भी किसी सीट से दावेदार हैं? सब मेरा दावा तो नहीं है पर मेरा वादा है कि बड़ी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ कोशिश की जाएगी। जैसा मैंने पिछली बार भी कहाँ से कोशिश होगी? मेरी कोशिश तो केवल और केवल ये रहेगी कि भाई जो पार्टी हाईकमान का आदेश है उसका पालन किया जाए। मैं अपनी एस्पिरेशंस को किसी एक सीट तक महदूद करके राजनीति नहीं करना चाहता। उपयोगिता हाईकमान के हाथ में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देंगे वो किसी एक सीट के नेता नहीं बनेंगे। मैंने वही कहा आपसे कि मैं किसी एक सीट तक अपने आप को महदूद करके नहीं देखना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मेरा मत है कि दल अगर मजबूत होगा तो दल के पास वितरण करने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री होती है। तो क्या उस सदन की, अब वो किस सदन में भेजेंगे, किस दीर्घा में बैठाएंगे, दर्शक दीर्घा में बैठने का अवसर मिलेगा या सदन में भेजेंगे, तो ये तो पार्टी हाईकमान तय करेंगे। और मेरा स्वभाव भी कुछ ज्यादा जिद्दी मेरा स्वभाव नहीं है इन विषयों को लेकर। एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो मुझे लगता है मेरे टेम्परमेंट और मेरे अनुभव के आधार पर मुझे मिलना चाहिए, उसकी अपेक्षा रहती है किसी भी व्यक्ति। और वेस्ट यूपी की सियासत के ओपनर आप बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में नहीं, ये तो खैर आपकी जर्रा नवाजी है कि आप मुझे ऐसा मान रहे हैं। परंतु यस, कि कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ उम्दा करने के लिए ये शिफ्ट ऑफ गियर किया है। सर मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं, एक पब्लिक डोमेन में मैसेज है। समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी, 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वो आपके आवास पर 3 से 4 घंटे रुकते हैं और दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान वो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि इस परिवार के पास जब मैं बैठा तो मुझे पता नहीं चला कि इतना टाइम कैसे हो गया। तो ये तो यही से पिच तैयार हो गई है। अब दर्शक दीर्घा में नहीं है। ये संदेश तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दे चुके हैं, आपको ओपनर मान रहे हैं। उन्होंने ये कहा भी कि माहौल बदल गया इनसे मुलाकात के बाद। हाँ देखिए, ये माहौल बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। हम माहौल बदलेंगे और वो ऐसा माहौल बदलेंगे जिसके अंदर सभी लोग कहते तो हैं, लेकिन मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो नहीं मान सकते कुंवर साहब कि आप दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। मैंने कहा ना कि मैं दर्शक दीर्घा में बैठूंगा या किसी अन्य पिच पर मुझे बैटिंग करने का अवसर मिलेगा, वो मेरे हाईकमान तय करेंगे। जो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उन्हें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन या बताने की आवश्यकता है। उनकी नजर पारखी है, लंबा अनुभव उनका है, वो हम उम्र भी हैं, हम ख्याल भी हैं, हम रहा भी हैं और हम राज भी हैं। तो वो वाबस्ता है मेरे ख्यालों से। कितने दिनों से अखिलेश यादव से आपका परिचय? नेताजी के समय से परिचय है उनसे। और अभी जो कविता मैंने आपको सुनाई थी जी कि मैंने जिंदगी को करीब से देखा है, जी,
ये मैं आज आपके समक्ष कहना चाहूँगा, और शायद हो सकता है दर्शकों तक भी ये बात पहुँचे तो शायद बेहतर ही होगा। ये कविता नेताजी ने मेरे मुख से अखिलेश भैया के साथ बैठ के सुनी थी 2008 में। तो आप लगा लीजिएगा 2008 से 18 साल हो गए। तब ये मेंबर पार्लियामेंट थे नॉर्थ एवेन्यू में, तब आवाज था इनका। तब से मेरा नेताजी के साथ, इनके साथ संपर्क रहा है। बीच में अपना सरकारी सेवाओं की व्यस्तताओं के कारण फिर उधर वो माननीय मुख्यमंत्री बने, तो जीवन का ताना बाना बुनता रहा, चलता रहा। जी जी। लेकिन लंबा संपर्क है और गहरा संपर्क है। अब सियासी पिच पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आई एम रेडी फॉर ओपनिंग। अब वो फर्स्ट डाउन भेजेंगे, ओपनर भेजेंगे या 11th मैन रखेंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो ना ये मेरा स्वभाव है और ना मैं कुछ ऐसी जिद रखता हूँ, परंतु यस, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उस पर काम किया जाएगा। कोई बात तो आपने भी की होगी कुंवर साहब, कोई प्रस्ताव तो आपने भी रखा होगा, या अखिलेश जी ने कहा हो कि मैं ये कैसा रहेगा आपके लिए? मैं उनके साथ हूँ, बस इतनी ही बात हुई है, और वो मेरे साथ से। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको ये दे दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा, देखिए ये कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा? मेरा उनका ताल्लुक मिजाज का ज्यादा है, और एक शायद फिल्म थी, उसका गाना था कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। तो अगर शर्तों पे आप कहीं गए या कुछ किया तो फिर क्या रिश्ता और क्या ताल्लुक। तो शर्तों की बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक शर्त है कि मौका मिला तो पारी अच्छी खेलेंगे, और ऐसी पारी खेलेंगे जिसका उनको भी फक्र होगा कि मैंने किस प्यादे पे दाम लगाया। और ये मोहरा मेरे लिए, मैंने जैसा पिछली बार कहा था कि हम सियासी पिच के मोहरे हैं, इस चौसर के मोहरे हैं, और वक्त आने पे बादशाह को भी मात देने की कुव्वत और काबिलियत खुदा ने दी है। जी। तो कुंवर आदर्श कुमार जी को आपने सुना है, जिनसे हमने लंबी चर्चा की और तमाम उन मुद्दों पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। सब तो कुंवर साहब से नहीं बातचीत हो पाई, लेकिन जो मुख्य बिंदु रहे, सियासत, इनका कविता भी हमने आपको सुनाई, और भी कई मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई, आपने देखा। आप भी कुंवर साहब को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और क्या एक प्रशासनिक अधिकारी रहकर 22 साल देश को अपनी सेवाएं देने वाले एक राजनेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, जैसे आपने पूर्व में भी दी है। तो हमने आदर्श कुमार जी से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।